नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है मेरा जन्मदिन और मैं अपने वीटेक परिवार के लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लाया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है आईएसी वाल्व पर और ईसीएम कैसे हम टेस्ट करें कि वो फॉल्टी है कि नहीं। मेरे पास रिसेंटली एक ऐसी गाड़ी आई थी जिसमें मैंने काम किया था। एक केस स्टडी जो मैंने उस पर तैयार की है उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे मैंने गाड़ी उस ईसीएम को डायग्नोज किया कि वो खराब है। उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च की, उसके बाद मैंने उसे डायग्नोज किया कि वो खराब नहीं है। तो बहुत सी कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे जब जहां पर आपको लगता है कि यार ये चीज खराब है, मुझे लगता है खराब है। दो दो डिफरेंट मैंने अप्रोचेज ली थी। अप्रोचेज का मतलब दो डिफरेंट मैंने रास्ते लिए थे। दो अलग रास्तों से मैं उस सिस्टम को टेस्ट कर रहा था और दोनों ही रास्तों पर मुझे ईसीएम फॉल्टी दिख रहा था, पर वो ईसीएम फॉल्टी फिर भी नहीं था। तो उसके ऊपर बात करेंगे। और आईएसी वाल्व जो आपके आइडल एयर कंट्रोल वाल्व होते हैं, स्विफ्ट गाड़ी पे मैंने लगे देखे हैं, बहुत गाड़ियों पे लगे होते थे जिसमें केबल वाली थ्रॉटल होती थी, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल नहीं होती थी, उसमें आईएसी वाल्व लगा होता था। तो आईएसी वाल्व कैसे टेस्ट करते हैं वो बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सी गाड़ियां जिसमें आईएसी वाल्व लगे होते हैं। सो वो आईएसी वाल्व आपने टेस्ट कैसे करना है वो आपको मैं आज सिखाऊंगा। आईएसी वाल्व और ईसीएम के ऊपर हमारी आज की जो वीडियो है वो होगी। दो किस्म के आईएसी वाल्व होते हैं, रोटरी और स्टेपर टाइप, है ना। स्टेपर वाले में वो घूमता होता है। तो रोटरी और स्टेपर वाले में अंतर होते हैं थोड़े बहुत, पर जो गाड़ी पे मैंने काम किया था वो स्टेपर टाइप था। स्टेपर टाइप बहुत ज्यादा कॉमन है, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको स्टेपर टाइप आईएसी वाल्व दिखेगा, पर कभी कभी रोटरी भी होता है। आज हम बात करेंगे स्टेपर टाइप के बारे में, क्योंकि दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो आप दोनों की टेस्टिंग मिक्स कर लेंगे कि कौन सा कैसे टेस्ट होता है। तो आज अकेले स्टेपर मोटर टाइप आईएसी वाल्व की बात करेंगे। रोटरी टाइप आईएसी वाल्व की बात बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं ईसीएम एंड आईएसी वाल्व के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया हम बात करेंगे आज आइडल एयर कंट्रोल वाल्व पर। सो ये मैंने उसकी प्रेजेंटेशन तैयार की है और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मैंने ईसीएम को डायग्नोज किया, आईएसी को डायग्नोज किया और उसके बाद मैंने दोबारा ईसीएम को डायग्नोज किया। सो वो जो प्रोसेस था वो सारे डायग्नोसिस का, उस पर हम सारी बात करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आईएसी हम इसे कह देते हैं, आईएसी वाल्व कह देते हैं। दो किस्म के ये होते हैं, एक होता है स्टेपर स्टेपर टाइप, एक होता है रोटरी, ROTARY। सो स्टेपर और रोटरी टाइप होता है। और ये ज्यादा, अब ये लगाया क्यों जाता है, आईएसी वाल्व लगाया क्यों जाता है, मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर हम इसे क्लियर कर लें, मैं इंक यूज करता हूं रेड। इसे लगाया क्यों जाता है कि हमारे पास मानिए ये थ्रॉटल बॉडी है, उसके अंदर ये फ्लैप लगा हुआ है। मैंने बिल्कुल ही गलत बना दिया इसे, दूसरे तरीके से बनाते हैं। मानिए कि ये फ्लैप है हमारा, ये थ्रॉटल बॉडी का फ्लैप है और ये थ्रॉटल बॉडी है। हाँ, जब हमारी गाड़ी आइडल पे खड़ी होती है, मानिए आइडल पे खड़ी है, हमारा ये वाल्व बंद, थ्रॉटल की वाल्व बंद है क्योंकि हमारी ये केबल वाली है, इसमें तारें नहीं लगी, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ये जब आप रेस दबाते हो ये केबल से खींचती है और ये वाल्व ऐसे खुल जाता है और यहां से हवा जानी शुरू कर देती है। तो हमारा वो नहीं है, इसमें हमारी ये वाल्व लगा हुआ है और ये बंद है। जब आप आइडल पे हो गाड़ी, जब आप सबसे पहली बार गाड़ी स्टार्ट करते हो, ठंडी गाड़ी को स्टार्ट करते हो, कोल्ड स्टार्टअप करते हो, उसे कह देते हैं हम कोल्ड स्टार्टअप। जब आप कोल्ड स्टार्टअप करते हो तो आपको चाहिए होती है एक्स्ट्रा एयर, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये अपने आप नहीं खुलेगी, आप पैर दबाएंगे, वो रेस दबाएंगे तभी खुलेगी। तो वो आईएसी वाल्व क्या करता है, आईएसी वाल्व यहां पर लगाया जाता है और ये क्या करता है, यहाँ पे हवा बाईपास कर देता है। जैसे कि ये थ्रॉटल बॉडी यहाँ पे, यहाँ से हवा अंदर आके जितना ये वाल्व अलाउ करेगा उतनी हवा एंटर हो जाएगी। ऐसे हवा अंदर जाती रहती है और आइडल पे गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है।
जब आप इलेक्ट्रॉनिक वाली थ्रॉटल बॉडी पे भी आप देखते हैं, जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो थ्रॉटल बॉडी, जब कोल्ड स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, वो थ्रॉटल बॉडी थोड़ी सी खुली रहती है ताकि मैक्सिमम हवा आ सके और इंजन एक बार गर्म हो सके, ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आ सके। तो सेम ही फंडा है, बस इसमें क्या होता है कि आईएसी काम करता है एयर बाईपास का, कि वो आने देता है। एक और चीज में ये काम आता है, काम तो वो बहुत चीजों में आता है, क्योंकि एक और चीज मेन में ये काम आता है कि मानिए आपकी गाड़ी आइडल में है और आपका थ्रॉटल पूरी तरह बंद है ना, थोड़ी सी हवा जा रही है, बस की गाड़ी चल रही है आइडल पे, आपका आरपीएम लगभग 700 आरपीएम के करीब है। अगर आप अब हेडलाइट ऑन कर देते हो, एसी ऑन कर देते हो, सारा कुछ ऑन कर देते हो, तो इंजन पे पड़ेगा लोड। अगर अब इंजन पे लोड पड़ रहा है तो इंजन अपने आप थ्रॉटल को टाइट नहीं कर सकता, थ्रॉटल को खोल नहीं सकता, केबल को टाइट नहीं कर सकता, थ्रॉटल को खोल नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, वो आईएसी वाल्व को थोड़ा और खोल देगा ताकि ज्यादा हवा जा सके। ज्यादा हवा जाएगी, इंजन की आउटपुट थोड़ी चेंज होगी, आउटपुट चेंज होगी तो वो जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है वो कवर अप हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा आईएसी वाल्व काम आता है। तो ये तो थी फ्रेंड्स की आईएसी वाल्व क्या काम करता है, कैसे टाइप का होता है। आगे भी मैं समझाऊंगा थोड़ा आईएसी के बारे में। तो यहां पे हमारी जो वीडियो है वो शुरू हो रही है। ये गाड़ी है दोस्तों, ये थी 2000 सन की गाड़ी, सुबरू की इम्प्रेजा, 2 लीटर थी ये। अब आप सोचेंगे कि यार सुबरू की इम्प्रेजा गाड़ी इंडिया में तो आती नहीं है, ये क्यों हमें समझा रहे हैं। ये फोटो मैं यहाँ पे लगाना नहीं चाहता था, पर मैंने फिर भी लगा दी कि आपको पता होगी कि कौन सी गाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पर जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि हम किसी गाड़ी के बारे में बात नहीं करते होते, हम हमेशा सिस्टम के या कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको समझाऊं कि सुब्रू में आईएसी वाल्व कैसे चलता है, मेरा मकसद ये है कि आईएसी वाल्व कैसे चलता है और डायग्नोस का जो प्रोसीजर होता है, जो डायग्नोस करने का आपका अप्रोच होती है, वो कैसे होनी चाहिए। आईएसी वाल्व आपको स्विफ्ट में देखने को मिल जाएगी, जो मैंने भी देखी है, जहां पे स्विफ्ट में लगी आईएसी वाल्व, बहुत सी गाड़ियों में आपको आईएसी वाल्व देखने को मिल जाएगी। मेरी जो केस स्टडी है वो सुब्रू पे है, पर जो फंडा है वो फंडा बिल्कुल सेम रहेगा चाहे कोई भी गाड़ी हो। तो कंप्लेंट क्या आती है जब हमारे पास आईएसी की प्रॉब्लम होती है, तो कस्टमर की कंप्लेंट क्या आती है। सबसे पहली कंप्लेंट होती है अनस्टेबल आरपीएम। अनस्टेबल आरपीएम का क्या मतलब है कि आरपीएम एक जगह पे टिका नहीं रहता, ऊपर नीचे हो रहा है। एक बार स्टार्ट करते हैं, जो कस्टमर की गाड़ी थी उसमें इशू क्या आ रहा था कि गाड़ी पहले एकदम स्टार्ट करते ही 4000 आरपीएम पे चली जाती थी, फिर वो नीचे आके 1500 पे आती थी, फिर वो ऊपर 2500 पे जाती थी, फिर वो 1500 पे आती थी, फिर 2500 पे जाती थी। बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती जा रही थी। बस एक बार 4000 पे, फिर 1500 2500 के बीच में वो ऊपर नीचे हो रही थी। और जो आरपीएम का ऊपर नीचे होना होता है उसे हम कह देते हैं हंचिंग। ये वर्ड होता है ना, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया आने से पहले नहीं सुना था, यहाँ पे बहुत लोग यूज करते हैं तो मैंने वैसे ही लिख लिया है। हंच करना लग जाते हैं, वो गाड़ी वो आरपीएम ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, रेव्स हाई एंड लो। रेव्स का मतलब वो ऊपर नीचे उस रेव कर रहा है। इनिशियल स्टार्ट गोज अप टू 5000 आरपीएम तक वो चले जाता है हमारा आरपीएम, इसकी वजह से। ये तो है हमारी कंप्लेंट। अगर आपके पास गाड़ी आती है जिसमें आरपीएम स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ऊपर आरपीएम जा रहा है इनिशियल स्टार्ट पे, और तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये आईएसी वाल्व का भी इशू हो सकता है। इशू तो ये बहुत से हो सकते हैं, पर आईएसी वाल्व का भी हो सकता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो डायग्नोसिस मैंने यहाँ पे स्लाइड डाली है कि डायग्नोज का हमारा जो अप्रोच है, जो हमारा आगे बढ़ने का हिसाब है कि कैसे होना चाहिए, कैसे हमने आगे बढ़ना है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है आईएसी वाल्व। ये सेम आईएसी वाल्व उस गाड़ी सुब्रू में लगा हुआ था, और मैक्सिमम ये सेम ही ऐसा बाकी गाड़ियों में भी होता है। जब आप गाड़ी डायग्नोज कर रहे हो, सबसे पहली चीज तो आपने करनी है कंफर्म द कंप्लेंट। जो आपको कस्टमर कह रहा है, आपने पहले तो वो कंफर्म करना है, ठीक है, कि क्या सच में उस गाड़ी में वही फॉल्ट आ रहा है जो कस्टमर कह रहा है, जहां कुछ और आ रहा है और कस्टमर को कुछ और लग रहा है। क्योंकि कस्टमर मैकेनिक नहीं होते, उनका बताने का तरीका अलग होगा, आपका अलग होता है।
तो कंफर्म करें सबसे पहले कि वो जो कंप्लेन है कस्टमर की, वो आप पता कंफर्म कर पाते हो कि नहीं, मतलब आपको पता लग रहा है कि वो इशू हो रहा है कि नहीं। दूसरी चीज, मानिए आपने कंफर्म कर दिया कि आरपीएम ऊंचे ऊपर नीचे हो रहा है, इशू है गाड़ी में, है ना, आपको लगता है ये आईएसी वाल्व है या कोई और वाल्व है, आपने कोड स्कैन किया। इस गाड़ी में मैं कोड स्कैन नहीं कर सका क्योंकि इसमें आफ्टर मार्केट ईसीयू था। आफ्टर मार्केट ईसीयू उसने इसलिए लगाया था क्योंकि उसने ये गाड़ी को ट्यून किया हुआ था, उसकी जो फ्यूल मैप है, इग्निशन मैप है, वो डिफरेंट था, तो इसमें स्कैन नहीं कर सका मैं गाड़ी को। सो अगर आप स्कैन करते हो, आईएसी वाल्व का आपको कोड मिलता है। रिसर्च का मतलब यहाँ पे ये है कि आप पहले पढ़ लें कि वो आईएसी वाल्व कैसे चलता है। अब आईएसी वाल्व के बारे में तो मैं आपको आज बता दूंगा। कई बार हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा कोई कंपोनेंट आ जाता है, ऐसा कोई गाड़ी का हिस्सा आ जाता है जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती। उसे अगर हमने देखना है, पहले रिसर्च करो, पहले पढ़ें उसे, गूगल पे जाएं आप, उसे उसके बारे में पढ़ें कि ये कैसे चलती है, कैसे बनी होती है, इसके अंदर का डिज़ाइन क्या होता है, उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू करें। उसके बाद आती है इन्फॉर्मेशन। जितनी आप इन्फॉर्मेशन उस सर्किट के बारे में ले सकें, मानिए मेरे पास आईएसी वाल्व की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, मैं उसकी वायरिंग डायग्राम, उसका पिन आउट्स, है ना, वायरिंग कलर्स, जो भी है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी उसकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, वो कितनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ, मैं लेने की कोशिश करूंगा काम करने से पहले, ताकि मैक्सिमम मेरा जो जब मैं काम कर रहा हूँ तब मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि मैं काम भी कर रहा हूँ, वायरिंग भी ढूंढ रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, वायरिंग भी ढूंढ रहा हूँ। मैंने वायरिंग वगैरह जो मुझे मिल सकता था मैंने ले लिया है, अब मैं काम शुरू कर रहा हूँ। सो वो आ गई आपकी इन्फॉर्मेशन। फिर आती है आपकी अप्रोच कि आपने कौन से रास्ते से निकलना है। अब रास्ते का मतलब क्या होता है, मेरे पास तीन तीन चीजें हैं जो खराब हो सकती है, ईसीएम, वायरिंग या आईएसी। अब कौन से रास्ते पे जाना है, पहले आपने आईएसी की तरफ जाना है, वायरिंग की तरफ जाना है, ईसीएम की तरफ जाना है, ये होती है अप्रोच आपकी, है ना, कि कौन से रास्ते से जा रहे हैं। कंक्लूजन है जो उसका अंत नतीजा है वो सेम ही हो, पर आपका रास्ता कौन सा हो, वो मैं आपको दिखाता हूं मेरे कौन से दो रास्ते थे। उसके बाद आप करेंगे डायग्नोसिस। अगर आप ये वाला फंडा यूज करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, कि आप पहले कंफर्म कर रहे हैं कंप्लेंट को, रिसर्च कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अप्रोच चेक कर रहे हैं अपनी, और डायग्नोज फिर कर रहे हैं, तो सच मानिए कोई ऐसी गाड़ी नहीं आपको मिलेगी जो आप डायग्नोज ना कर सके। तो ये तो होगी हमारी डायग्नोसिस की, हमने डायग्नोस किसी गाड़ी को कैसे करना है। ये आईएसी की बात नहीं है, ये एक जनरल मैंने स्लाइड डाली थी ताकि आपको पता लग सके कि किसी भी गाड़ी को जब हम डायग्नोस करते हैं तो कैसे उसे शुरू करते हैं। सच मानिए ये बहुत आपका टाइम बचाती है। आप सोच रहे हो कि यार इशू आया है, सेंसर बदल के देख लेते हैं, कोड क्लियर हो गया, क्या ढूंढेंगे गूगल पे, हम कितना कितना टाइम गूगल पे स्पेंड करेंगे। बस सच मानिए एक बार आपने ये आदत डाल ली, आपकी फिर चढ़ाई है, उसके बाद आपने तो फिर पैसा बनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ये सही तरीका है ये काम करने का, है ना। बाकी आपकी मर्जी भाई। तो शुरू करते हैं ये डायग्नोसिस। तो ये फोटो है उस गाड़ी के इंजन बे की, और आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने बिंदी लगाई है, ये है हमारा आईएसी वाल्व, ये है हमारा आईएसी वाल्व जो इस गाड़ी में लगा हुआ है, जिसकी वजह से इशू था। इसे मैंने, इसके दो स्क्रू लगे हुए थे यहाँ पर और यहाँ पे स्क्रू लगे हुए थे, मैंने वो निकाल दिए थे चेक करने के लिए। सो इसकी वजह से ये ढीला है यहाँ पे, और ये है आपकी थ्रॉटल बॉडी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये केबल आ रही है। मुझे इसके ऊपर नहीं बनाना चाहिए, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, मतलब हर बार मैं यही गलती करता हूँ। ये है केबल, ये है थ्रॉटल, ये है आईएसी वाल्व। सो आप देख सकते हो कि केबल वाली थ्रॉटल है। अब उस थ्रॉटल में उतनी ही हवा जाएगी जितनी आप केबल दबाएंगे, और उसको अगर अगर आप केबल नहीं दबाएंगे तो हवा अंदर ले जाने के लिए आईएसी वाल्व लगाया जाता है। और बाकी यहाँ पे आपको देखने को इंटरकूलर मिल रहा है, इग्निशन कॉइल मिल रही है, आपका एसी सिस्टम का अक्यूमुलेटर या ड्रायर है, आपका फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर है, जहाँ पे ये इनटेक है इस गाड़ी का, इसकी वैक्यूम होजीज हैं। तो सेम फंडा जो नॉर्मल आपकी गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये बॉक्सर इंजन है, इसका इंटरकूलर यहाँ पे लगा होता है बिल्कुल ऊपर बोनेट के नीचे, आगे नहीं लगा होता, ज़्यादातर गाड़ी के आगे लगा होता है। सो ये लगा होता है बिल्कुल उसके ऊपर। तो एक तो है हमारा ये आईएसी वाल्व यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको बता दिया।
तो ये आईएसी वाल्व के अंदर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आपको पता होगा कि उसके अंदर क्या होता है तो एटलीस्ट आप अगली बार जब उस पर काम करेंगे आपको पता होगा कि चल क्या रहा है। ये जो मैंने फोटो दिखाई है ये सुब्रू की तरफ से है कि ये आईएसी वाल्व कैसे है अंदर से, और ये जो आईएसी वाल्व कस्टमर ने ब्रांड न्यू मंगवाया था। जैसे कि आप देख सकते हो ये है उस वाल्व का वेन के, ये जैसे कि ये है वेन, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, और ये ऊपर नीचे होता है, ये बाहर जाएगा ये अंदर जाएगा, ये सील करेगा। मानिए कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मैं अब देखिए कि ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, होपफुली कि मैं बढ़िया सी डायग्राम बना सकूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे कोशिश तो कर रहा हूँ फ्रेंड्स डायग्राम बनाने की, बाकी देखते हैं। मानिए कि ये हमारा आईएसी वाल्व है और जो उसके आगे वो कैप सी लगी हुई है वो ऐसी है, ठीक है जी, ऐसी ये है। यहाँ पे आपका थ्रॉटल बॉडी की फ्लैप है, ये थ्रॉटल बॉडी का मुंह है, यहाँ से हवा अंदर आती है ऐसे, ठीक है, और ये थ्रॉटल बॉडी की फ्लैप बटरफ्लाई वाल्व है उसका। जब वाल्व ऑलमोस्ट बंद रहता है आइडल पे होते हुए तो हवा ऐसे आती है, अगर तो ये पूरी तरह यहाँ पे बंद है तो हवा अंदर नहीं जा सकती। जब आइडल पे है ये क्या करेगा, कंप्यूटर उसे थोड़ा सा खोल देगा ताकि थोड़ी सी हवा अंदर जा सके और यहाँ से हवा एंटर होती रहती है। सो ये काम क्या करती है कि ये थ्रॉटल को बाईपास करके हवा यहाँ से अंदर आ जाती है। जो मैंने यहाँ पे दिखाया ये जो ये हिस्सा है जो ये वही काम करता है जो उसमें मैंने आपको बताया था सील करने का। ये बस सील करती है, कितनी हवा यहाँ से निकल सके ये उसे सील करती है। तो ये कितना बाहर आता है कितना अंदर जाता है ये उसको सील करने के लिए होता है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एयर ऐसे आती है, यहाँ से एयर अब ये इतना नीचे तक आया हुआ है, थोड़ा सा और आया था तो ये बंद हो जाता, हवा ना जा पाती, पर ये थोड़ा सा खुला हुआ है, ऐसे एयर अंदर चली जाती है थ्रॉटल बॉडी के। और ये है हमारी थ्रॉटल बॉडी, और इसके अंदर ये लगी हुई है इसकी शाफ्ट, और दो इसमें कॉइल्स दी गई हैं, फेज ए कॉइल फेज बी कॉइल, और दोनों कॉइल्स अपने हिसाब से जब कंप्यूटर से ग्राउंड करता है वो चलती है, जिसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो बहुत सिंपल सिस्टम है, स्टेपर को इसे मोटर कह देते हैं कि ये स्टेप में काम करती है, काउंट में काम करती है। जब उसे कंप्यूटर ग्राउंड करता है इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है और ऐसे एक स्क्रू लगा होता है, और उसके ऊपर ये गोल सा डोम सा लगा होता है। सो जैसे कंप्यूटर उस सर्किट को ग्राउंड करता है ये घूमती है और ये बाहर आना शुरू कर देता है उसका कैप सा, और वो कैप आके नीचे सील कर देता है। तो जो भी अगर आप आईएसी वाल्व कभी देखेंगे, बहुत से भाइयों ने देखा भी होगा आईएसी वाल्व, उनको देखते ही पता लग गया होगा कि मैं कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं पता लगा, आपके पास अगर कल को कोई गाड़ी आती है आईएसी वाल्व वाली, एक बार देख आप उसको निकाल के भी देख सकते हैं। सो ये बाहर आ जाता है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका आईएसी बाहर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बाहर निकाला हुआ है, यहाँ पे मैंने बाहर निकाला हुआ है आईएसी बार थ्रॉटल बॉडी से, अगर मैं इसे चलाऊं अब की ऑन कर दूं और ये बिल्कुल सही चलता हो तो क्या होता है, ये स्प्रिंग है जो ये जब ये बाहर आती है ये कई बार शाफ्ट बाहर आके गिर जाती है, तो उसे अंदर डाल के फिर आपको की ऑन करके वो खुद ब खुद उसे अंदर डालेगी, आपको खुद नहीं डालना तो आईएसी वाल्व खराब हो जाएगा। तो कभी भी आपको आईएसी वाल्व चेक करना है, मेक श्योर कीजिए कि आप उसे बाहर निकाल के की ऑन मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो सारी की सारी शाफ्ट बाहर आके गिर जाएगी। फिर आपको उसे अंदर डालना पड़ेगा, उसको उसकी न्यूट्रल पोजीशन पता करने के लिए वो रीलर्न करना पड़ेगा। सो वो चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये तो होगी बाहर की थ्रॉटल, उसके आईएसी वाल्व के अंदर क्या चल रहा है और क्या आपको नहीं करना है। और इस थ्रॉटल में तो जो डायग्नोसिस थी वो अब शुरू करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कस्टमर का फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि यार मेरे पास गाड़ी है और उसका आरपीएम स्टेबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, आरपीएम स्टेबल नहीं है। तो दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि क्या आपने आईएसी वाल्व चेक किया। उसने कहा कि हाँ मुझे ये तो पता है कि आईएसी वाल्व का इशू है, क्योंकि वो कस्टमर की खुद भी थोड़ा सा गाड़ियों में इंटरेस्ट रखता था, उसे थोड़ी सी नॉलेज थी। उसने कहा कि मैंने आईएसी वाल्व उसने नया मंगा लिया है। मैंने कहा ठीक है।
तो आईएसी नवा वाल्व आ गया। मैंने कहता, वो कहता कि उसमें पावर आ रही है आईएसी में, पर ग्राउंड नहीं है कोई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चलता कैसे है। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा आपके घर और मैं गाड़ी को डायग्नोस करूँगा। तो मैं गाड़ी को डायग्नोस करने घर गया। आईएसी वाल्व मैंने देखा, उसने नया आईएसी वाल्व डाल दिया था। और जब भी आप की ऑन करते हो, आईएसी वाल्व पहले पूरे का पूरा अंदर जाता है। जो मैं आपको फोटो डाल देता हूं यहाँ पे आईएसी वाल्व की। सो ये जो आपको टिप दिख रही है, जो टिप दिख रही है ऊपर, वो पहले पूरी अंदर जाती है। उसको क्योंकि उसने आईएसी वाल्व ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन देखनी होती है। की ऑन करते हो पहले वो अंदर जाएगी, फिर वो बाहर आएगी, फिर उसने उतनी ही जगह छोड़नी है जितनी उस इंजन को आइडल पे छोड़नी चाहिए, है ना। तो जितना कंप्यूटर ने प्री सेट उसका जो है, कितना टाइम उसने आईएसी वाल्व को ग्राउंड रखना है उस कॉइल को, और कितना वो जगह छोड़े, कितनी हवा बाईपास हो सके, वो अपने हिसाब से करता है। तो जब मैं गया गाड़ी पे, जब कस्टमर ने की ऑन की, तो आईएसी वाल्व बिल्कुल नहीं हिला, कोई उसमें मूवमेंट नहीं आई। तो मुझे पता लग गया कि भाई इशू तो है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं आ रही। तो उसके बाद अब मेरा नेक्स्ट जो स्टेप था वो ये था कि अब मैं चेक करूं, क्योंकि आईएसी वाल्व तो नया है ना। बहुत कम चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 10% चांसेस हैं कि आईएसी वाल्व खराब हो सकता है, क्योंकि ब्रांड न्यू पार्ट है ना। ब्रांड न्यू पार्ट भी कई बार खराब हो जाते हैं, पर इस टाइम मैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि लास्ट वाले वाल्व में भी वो सेम ही इशू आ रहा था और नए वाल्व में भी सेम इशू आ रहा था। तो मैंने कहा कस्टमर को ठीक है, वाल्व हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक बार वायरिंग चेक कर लें और देख लें कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, ठीक है। तो आपको दोबारा स्क्रीन दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन फाइल की। तो मैंने देखा तो यहाँ पे आईएसी वाल्व था, उस पर कनेक्टर लगा हुआ था, उसमें 6 तारें थी। 6 वायर्स वाला ये आईएसी वाल्व था। अब 6 वायर्स में मैंने आपको कहा कि 2 कॉइल्स हैं, 2 इसमें फेज हैं। जैसे फेज ए कॉइल है हमारे पास, फेज बी कॉइल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो बीच वाली 2 तारें थी, लाल वाली तारें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो तार है और इसके ये वाली तार, और इसके नीचे भी एक लाल तार और थी, ये वाली नहीं, एक इसके बिल्कुल नीचे तार थी, ये दोनों मोटी लाल तारें थी। सो यहां पर भी हमारे पास 12 वोल्ट आ रहे थे और यहां पर भी 12 वोल्ट। ये थी हमारी मेन फीड दोनों कॉइल्स के लिए। सो जो नंबर 1 वाली थी वो इस वाली कॉइल को हैंडल कर रही थी, और नंबर 2 वाली हमारी इस वाली कॉइल को हैंडल कर रही थी। सो दोनों के लिए हमारे पास पावर थी। और अब मुझे ये देखना है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है ना। सिंपल सी चीज है, जो कॉइल होती है, कोई कॉइल या सोलिनॉइड होता है, मानिए ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, ये चाहे आपका इंजेक्टर हो, चाहे पर्ज वाल्व हो, चाहे कोई भी सोलिनॉइड हो आपका, ये अगर ये कॉइल है, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बीच वाली 2 तारों पे हमारे पास सीधी सीधी मोटी तारों पे 12 वोल्ट आ रही थी। तो इस वाली तरफ कॉइल को चलने के लिए ग्राउंड चाहिए ही होगा, क्योंकि बिना ग्राउंड को वो कॉइल चलेगी नहीं, ये कॉइल काम ही नहीं करेगी अगर पावर एंड ग्राउंड नहीं होगा। और ग्राउंड उसे देता है ईसीएम। जब ईसीएम उसे ग्राउंड करेगा सर्किट को, ये कॉइल चल पड़ेगी। अगर आप श्योर नहीं है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ग्राउंड क्या हो रहा है, कैसे 12 वोल्ट और ग्राउंड के साथ वो सोलिनॉइड चलता है, तो इलेक्ट्रिकल वाली क्लास जरूर देखिएगा। तो 12 वोल्ट हमारे पास है, ग्राउंड हमारे पास ईसीएम दे रहा है, तो ये कॉइल चलती है। तो मुझे ये तो पता लग गया कि अगर 2 पावर है मेरे पास और 2 कॉइल्स हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी, तो कंप्यूटर उसे ग्राउंड कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये कॉइल चलती है ना, क्योंकि उसके बिना तो ये कॉइल चलेगी ही नहीं। सो ये हमारा फंडा मेरा पक्का हो गया। तो मैंने दिमाग में बैठा लिया कि 2 हमारे पास पावर है, सो हमारे पास 4 तारे हैं, 1 2 3 4 हमारी ये कंप्यूटर को जाने वाली तारें हैं, 2 पावर फीड है, ठीक है जी। सो 12 वोल्ट इसमें है, 12 वोल्ट इसमें है, ये हमारा आईएसी वाल्व है, ठीक है जी। और ये 4 तारें हमारी ईसीएम को जा रही हैं, ये कंट्रोल वायर्स हैं। इसे हम सिग्नल वायर, कंट्रोल वायर, ये बहुत ही अलग चीजें हैं, इन्हें कभी मिक्स मत कीजिएगा। जो तार कंप्यूटर की तरफ जा रही है और कंप्यूटर उसे ग्राउंड कर रहा है या उसे पावर दे रहा है, तो वो कंट्रोल वायर होती है, क्योंकि कंप्यूटर उसे कंट्रोल कर रहा है सर्किट को। अब मेरे पास 2 12 वोल्ट आ रहे हैं और 4 तारे कंप्यूटर को जा रही हैं, यानी कंप्यूटर जब इसे ग्राउंड करेगा आईएसी वाल्व चलेगा। तो मैंने कहा एक बार क्विकली मैं अपनी
वायरिंग डायग्राम देखूं इस गाड़ी की, है ना, तो वो मैंने निकाली वायरिंग डायग्राम। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है बैटरी वोल्टेज। बैटरी वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है। एक यहाँ पे दिया गया है मेन रिले। मेन रिले से तार आती है, ये वाली तार आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो ये तार ऐसे जा रही है इन दोनों कॉइल्स के बीच में, और यहां से ये तार जुड़ी हुई है, यहां जा रही है इन दो कॉइल्स के बीच में। सो ये तो आ गई हमारी दो पावर सप्लाईज, जैसे मैंने आपको बताया, दो मोटी लाल तारें, ये पावर और ये पावर। और ये देखिए चार तारें। अब ये एक तार जा रही है, दूसरी तार ये जा रही है, तीसरी तार ये जा रही है, चौथी तार ये जा रही है। अब पावर यहां से आई, जब कंप्यूटर, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं, अब यहां पे हमारे पास पावर है, इस पॉइंट पे हमारे पास 12 वोल्ट है। जब कंप्यूटर इस तार को ग्राउंड करेगा, यानी कि आपकी 6 नंबर पिन को ग्राउंड करेगा, तो ये यहाँ पे ये वाली कॉइल एक्टिव हो जाएगी और ये ऊपर नीचे खुलना बंद होना शुरू हो जाएगा। जब कंप्यूटर इस वाली तार को ग्राउंड करेगा ऐसे 5 नंबर पे, तो ये पावर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहां पे काम होगा सारा, ये कॉइल चलेगी और ये चलेगा। बिल्कुल सेम फंडा है इस कॉइल पे। सो यहां से पावर आती है, जब कंप्यूटर ये वाली वायर ग्राउंड करता है तो ये वाला हिस्सा चल पड़ता है, जब कंप्यूटर ये वाला ग्राउंड करेगा तो ये वाला हिस्सा चल पड़ेगा। तो आईएसी वाल्व का ये फंडा होता है कि कंप्यूटर किस टाइम पे कौन सी तार को ग्राउंड कर रहा है और उस वाल्व को चला रहा है ना। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। और उसके अंदर दिया जाता है, कंप्यूटर के अंदर आपका ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर जैसे आपका दिया जाता होता है, ये आपका बेस होता है यहाँ पे। सो उसके बारे में हम ट्रांजिस्टर वाली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट है जो भी आपके पास आ रही है, तो ट्रांजिस्टर के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। कन्फ्यूजन से बचना है, क्योंकि अगर जितनी इररेलीवेंट बातें मैं यहाँ पे करूंगा उतना ही आप मेन टॉपिक से हम हिलते हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। सो आप हमें 6 तारें मिल गई, 1 2 3 4 5 6 तारें मिल गई। 2 पे पावर हमारा मेन रिले दे रहा है, हमें पता लग गया। मैंने कनेक्टर को डिस्कनेक्ट किया, मल्टीमीटर लगाया, मेरे पास 2 12 वोल्ट आ रही थी। 2 12 वोल्ट आई, यानी कि मेरी मेन पावर फीड आ रही है, मेन रिले मेरा बिल्कुल ठीक है, बात खत्म। अब मुझे देखना है कि कंप्यूटर तारों को ग्राउंड कर रहा है, आईएसी को चला रहा है। अब मेरे दिमाग में ये आया, जो लोग हमारा चैनल पहले से देख रहे हैं, कि अगर मैं कहता हूं उसे बी अ कंप्यूटर, अगर मैं उस सर्किट को खुद ही ग्राउंड कर दूं तो क्या वो सॉलिनॉइड चलेगा कि नहीं। मेरे जहन में ये चीज आई कि अब कंप्यूटर क्या कर रहा है, बाहर से 12 वोल्ट आ रहे हैं, कॉइल से होके 12 वोल्ट जहां तक आ रहे हैं। सॉलिनॉइड वाली वीडियो में आपको एक पूरी ट्रेनिंग दूंगा, पर ये चीज ध्यान रखिए। अब बहुत ही ध्यान से ये मेरी बात सुनिए। एक, अगर आपके पास यहां पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, यहां आए 12 वोल्ट, यहां आए, यहां से 12 वोल्ट कॉइल के अंदर से होके यहां से आए, यहां आए, यहां आए, कंप्यूटर तक आके रुके। जब हमारा कंप्यूटर उसे ग्राउंड नहीं कर रहा सर्किट को, आपको कंप्यूटर तक 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उस सर्किट में अभी तक कोई लोड नहीं है, किसी जगह पे वोल्टेज कंज्यूम नहीं हुई है, क्योंकि अभी ग्राउंड ही नहीं है सर्किट में। जब तक ग्राउंड नहीं होगा सर्किट नहीं चलेगा। जब कंप्यूटर इसे ग्राउंड दे देगा तो ये 12 चेंज होके हो जाएगी 0 वोल्ट। और वो 0 वोल्ट आपको कहां कहां देखने को मिलेगी? तार के इस तरफ आपको मिलेगी 12 वोल्ट, और जब वो लोड है, ये कॉइल हमारा लोड है, इसके दूसरी तरफ आपको मिलेंगे 0 वोल्ट। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब किसी लोड के पहले, जैसे बल्ब के पहले आपको 12 वोल्ट मिलेंगे, बल्ब के बाद आपको 0 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बल्ब ने वो 12 वोल्ट कंज्यूम कर लिए हैं। कंप्लीट 12 नहीं करेगी, क्योंकि अभी बाकी की तार भी बची है, तार की भी रेजिस्टेंस होती है, वो भी एक तरीके का छोटा सा लोड होता है, पर मैक्सिमम आपका बल्ब ही सारा का सारा लोड ले लेगा। वैसे ही ये जो कॉइल है ये मैक्सिमम यूज कर लेगी वोल्टेज, और थोड़ी सी वोल्टेज बच जाएगी। अब जब हमारा कंप्यूटर ग्राउंड सर्किट नहीं कर रहा, तब मुझे यहाँ पे भी 12 ही देखने को मिलेंगे हर तार पे, क्योंकि 12 यहां से आ रहे हैं, इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, हर तरफ 12 12 12 ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कंप्यूटर ने ग्राउंड देना शुरू नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही उस सर्किट को ग्राउंड करूं।
अब ये IAC वाल्व है, IAC, दो मेरे पास 12 वोल्ट आ गई, ठीक है। ये मेरे पास 4 तारे हैं और यहाँ पे हमारा है ECM और ये उसे देता है ग्राउंड। मैंने यहाँ पे ग्राउंड बना लिया है, पर यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ग्राउंड करता है कंप्यूटर। अगर मैंने सोचा तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर कंप्यूटर उसे ग्राउंड दे रहा है और IAC वाल्व फिर चलता है, अगर मैं उसे अपनी टेस्ट लाइट से ग्राउंड दे दूं तो क्या ये वाल्व चलेगा? या टेस्ट लाइट से ग्राउंड दूं या सीधी तार लगा के ग्राउंड दूं? क्योंकि अगर टेस्ट लाइट से ग्राउंड दूंगा, टेस्ट लाइट में भी बल्ब है, एक और लोड हो गया। अब यहाँ पे भी इसके अंदर एक कॉइल है जो लोड है, यहाँ पे भी लोड है, तो ये कॉइल चलेगी नहीं क्योंकि 12 के 12 वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम नहीं होंगे। जितनी उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होगी उसके हिसाब से वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे कंज्यूम नहीं हुई पावर, यहाँ पे हो रही है, ये चीजें कंफ्यूज करने वाली हैं। बार बार एक ही चीज कह रहा हूं दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल वाली वीडियो को बार 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 देखें जब तक आपको पता समझ नहीं आती कि वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो रही है। उसके बगैर कोई जितनी मर्जी आप ट्रेनिंग आगे ले लीजिए, आपको क्लियर नहीं होंगे फंडे, क्योंकि आप वोल्टेज ड्रॉप पे फंसे हैं। तो और क्यों मैं यहाँ पे टेस्ट लाइट यूज नहीं कर सकता? क्योंकि टेस्ट लाइट ने भी वोल्टेज ड्रॉप करनी है और वो सर्किट नहीं चलेगा क्योंकि उसे मैक्सिमम वोल्टेज वहां पे नहीं मिल रही। सो कोई भी चीज जब तक आप समझते नहीं है, अब मुझे अगर इस चीज की नॉलेज ना होती, मैं टेस्ट लाइट की यूज करता रहता और मैं मिस डायग्नोज कर जाता, है ना। तो बहुत चीजें हैं, वो क्लियर फंडे होने चाहिए। तो मैं इरेजर यूज कर लूं, इसे क्लियर कर दूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैं इसे ग्राउंड कर दूं तार को, तो ये IAC वाल्व चल पड़ेगा। पर मेरे दिमाग में आया कि 4 तारे हैं, किस किस को ग्राउंड करूंगा, किस टाइम पे ग्राउंड करूंगा। तो मैंने सुब्रू का मैनुअल देखा क्विकली, मैंने कहा एक बार मैनुअल देखते हैं, और यहाँ पे लिखा था कि जो ओपनिंग ऑपरेशन है, जब खोलना है वाल्व, ECM ने जब वाल्व खोलना है उसका कोई सीक्वेंस है। उसने क्या सीक्वेंस रखा है? फेज 1 एंड फेज 4, फेज 4 एंड फेज 3, फेज 3 एंड फेज 2। ये फेज 1, अब फेज 1 क्या था, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे, ये फेज 1 है। जो फेज 1 की कॉइल है, जो फेज 1 की कॉइल है, ये इसे थोड़ा टाइम ऑन करता है फिर ऑफ कर देता है। इतने में जो फेज 2 को ऑन कर देता है, फेज 3 उससे पहले ऑन हो जाती है, फेज 4 और फेज 1 ये एक साथ ऑन करता है। जैसे यहां पे लिखा है फेज 1 फेज 4, अब यहां पे फेज 1 भी ऑन हो रही है, फेज 4 भी ऑन हो रही है। फेज 4 थोड़ी टाइम ज्यादा चल रही है, फेज 1 ऑफ हो गई है और यहाँ पे फेज 4 एंड 3 चल पड़ी है क्योंकि 3 ऑन हो गई है। यहाँ पे लिखा है 4 एंड 3, 4 एंड 3 ऑन हो गई। अब 4 खत्म हो गई है, 2 एंड 3 आ गई है। सो 3 एंड 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। जब 3 खत्म होगी 2 एंड 1 आ गई है, 2 एंड 1 आ गई। मैंने कहा यार अगर इस तरीके से कंप्यूटर से ग्राउंड कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं सकूंगा इस स्पीड से ग्राउंड। मैं थोड़ी ना फेज 1 पे 1 सेकंड के लिए जहां पे तार लगाई, फिर फेज 2 पे, 3 पे, 2 पे, सीक्वेंस मुझसे नहीं बनना ये, है ना। मैंने ये पंगा ही नहीं लिया क्योंकि बनना ही नहीं था मुझसे कि कौन कितने सेकंड पे कौन सी फेज को मैं ग्राउंड करूं। मैंने कहा यार ये पंगा तो मैं नहीं करने लगा, है ना। बहुत ज्यादा टाइमर लगाने वाली बात है कि टाइमर लगाया हुआ है तो मैं उसे उस हिसाब से ग्राउंड करूं। मैंने कहा क्विकली एक जो टेस्ट करना है वो मैं ये करता हूं। मैंने क्या किया, ये IAC वाल्व है, ये 4 तारे हैं, ये ECM है। मैंने वायरिंग चेक करने के लिए क्या किया, IAC वाल्व को डिस्कनेक्ट कर दिया और ECM को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब दोनों को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, मेरे पास पीछे क्या बचा, ये एक कनेक्टर जिसमें 4 टर्मिनल है, ये ECM का कनेक्टर जिसमें बहुत सारे टर्मिनल है पर 4 तारे जो हमारी आ रही हैं। मैंने दोनों को डिस्कनेक्ट कर लिया और दोनों के बीच मैंने मल्टीमीटर लगा लिया अपना, वो भी रेजिस्टेंस सेटिंग पे। अब मैं चेक कर रहा हूं इन वायर्स की कॉन्टिन्यूटी एंड रेजिस्टेंस वैल्यू। हर एक तार आई मेरे पास 1.8 ओम्स की रेजिस्टेंस के साथ। तो सारी तारें सेम थी, कॉन्टिन्यूटी थी, रेजिस्टेंस आ रही थी। अगर रेजिस्टेंस आ रही है मतलब कॉन्टिन्यूटी है, यानी हमारी कोई भी तार टूटी नहीं है। तो अब टूटी तो नहीं है कोई तार, ओपन, सो सर्किट ओपन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखना है कि कोई तार शॉर्ट टू ग्राउंड तो नहीं हुई। अगर शॉर्ट टू ग्राउंड होती तो यहां पे मुझे रीडिंग ना मिलती 1.8 ओम की, है ना। पर मैंने क्विकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मेरे सामने खड़ा था कस्टमर, मैंने
एक मल्टीमीटर की तार, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। सो मैंने क्विकली क्या किया, एक मल्टीमीटर की तार मैंने यहां से ली, दूसरी मल्टीमीटर की तार मैंने ग्राउंड पे लगा दी, और ग्राउंड, ये तार से ग्राउंड तक का मैंने चेक किया कि क्या शॉर्ट टू ग्राउंड है, पर किसी भी तार में शॉर्ट टू ग्राउंड नहीं था। यहाँ पे मल्टीमीटर पे लिखा आ रहा था OL, यानी कि आउट ऑफ लिमिट। चारों तारें मैंने चेक की कि किसी में हमारे शॉर्ट टू ग्राउंड नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये चीजें कंफ्यूजिंग लग रही हैं शॉर्ट टू ग्राउंड वगैरह, तो इलेक्ट्रिकल की वीडियो दोबारा देखें। तो किसी भी तार पे मेरा शॉर्ट टू ग्राउंड नहीं था। सो क्या कंफर्म हो गया, हमारा IAC वाल्व है जो, वो तो नया है, उसे यही मान के चलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। वायर्स, वायरिंग हमने चेक कर ली, हमने ओपन सर्किट भी चेक कर लिया, हमने शॉर्ट टू ग्राउंड भी चेक कर लिया कि दोनों ही नहीं है, वो भी हमारा सब ठीक है। सो हमारी वायरिंग भी ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ECM। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों मैंने कस्टमर को कहा कि यार मुझे लगता है ECM खराब है। अब मैंने दोनों चीजें की, मैंने कहा यार वाकई में ECM खराब लगता है। मैंने कस्टमर को कहा, मैंने कहा यार मुझे लगता है जो ट्रांजिस्टर है, जब तुम्हारा पुराना IAC वाल्व खराब हुआ था, उसने जो ECM का ट्रांजिस्टर है उसे खराब कर दिया, और अब ये ECM खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वो उस सर्किट को ग्राउंड नहीं कर रहा और IAC वाल्व नहीं चल रहा। तो उसने कहा कि यार प्लीज, ECM तो बहुत महंगा है क्योंकि ये आफ्टर मार्केट है, क्या पता IAC वाल्व खराब हो जो नया लाए हैं। तो मैंने कहा कोई ना, हम IAC वाल्व की रेजिस्टेंस चेक कर देते हैं। सो मैंने क्या किया, मल्टीमीटर लगाया इस पिन पे जो मेरी मोइन पावर फीड है, इसके, ये मल्टीमीटर है मेरा मानिए, ठीक है, मैं, ये मल्टीमीटर है मेरा, रेजिस्टेंस सेटिंग पे है। सो एक पिन मैंने मल्टीमीटर की यहाँ पे लगाई, एक पिन यहाँ पे लगाई, मेरे पास रीडिंग आई 48 ओम्स की। फिर मैंने यही पिन यहाँ पे लगाई, यहाँ पे भी 48। फिर मैंने एक पिन यहाँ पे लगाई, एक पिन यहाँ पे लगाई 48, यहाँ पे लगाई 48। सो सारी की सारी सेम रीडिंग्स आ रही थी। मेन पावर फीड से कॉयल तक की जो मैंने रेजिस्टेंस चेक की थी वो बिल्कुल सेम आ रही है। सो मैंने कस्टमर को कहा कि भाई तेरा नया पार्ट है जो बिल्कुल सही है। 0 से 30 ओम तक उसकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी, हमारे पास थी 48, क्योंकि कल सुबह ठंड भी बहुत थी, ठंड की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होती है, ये दिमाग में आप जरूर रखें। कभी आपको कोई सेंसर मिलता है जिसपे 30 ओम लिखा है पर आपको 50 ओम मिल रही है, पर आप ये चीज़ ध्यान में जरूर रखिएगा कि उस दिन में टेम्परेचर कितना था, मौसम कैसा था, तो वो बहुत इफेक्ट करता है। तो मैंने कहा कि भाई तेरा IAC वाल्व है जो, वो तो है ठीक, रेजिस्टेंस वैल्यूज भी ठीक है, IAC वाल्व ठीक है। तो फिर बात घूम के ECM पर ही आ जाती है। अब ये तो होगी मेरी अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 1 कि मैंने तारों को चेक किया, मैंने देखा कि ECM ग्राउंड करता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने ECM को कहा कि ECM खराब है। अब कस्टमर मान नहीं रहा कि ECM खराब है, वो कहता है इतना महंगा ECM है, मैं, आप कोई और टेस्ट भी करो। मैंने कहा कि यार अब टेस्ट कर लिया है, मैं बता रहा हूँ तुझे खराब है, अब फिर भी मुझे कोई टेस्ट करना पड़ रहा है। तो अब टेस्ट करने के लिए मुझे सेकंड अप्रोच चाहिए, अप्रोच सेकंड, कि अब कौन सा रास्ता लूं कि फिर से मैं वहीं आ जाऊं कि ECM खराब है। तो मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। ये हमारा ECM है, इसमें 4 तारें आ रही हैं, और कंप्यूटर उन तारों को ग्राउंड करता है जब उसने IAC वाल्व चलाना है, ठीक है जी। और ये है हमारा IAC वाल्व, 2 तारें पावर की यहाँ पे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ली अपनी टेस्ट लाइट, टेस्ट लाइट मैंने यहाँ पे लगाई, और टेस्ट लाइट जा रही थी बल्ब वाली मेरी, इसके अंदर बल्ब लगा होता है, तो टेस्ट लाइट जा रही थी मेरी बैटरी पावर को 12 वोल्ट। अब होगा क्या, अब 12 वोल्ट टेस्ट लाइट के पास है, जब ECM IAC वाले सर्किट को ग्राउंड करेगा, ये सर्किट ग्राउंड करेगा IAC वाल्व चलाने के लिए, वो मेरे टेस्ट लाइट को भी उसके साथ ही ग्राउंड कर देगा। और जब ये टेस्ट लाइट ग्राउंड होगी, पावर इसके पास है, ग्राउंड इसने कर दी, तो ये टेस्ट लाइट जल पड़ेगी। अब उससे क्या कंफर्म होता है कि क्या मेरा ECM उस सर्किट को ग्राउंड कर रहा है कि नहीं। मैंने चारों तारों पे सेम काम किया, मैंने टेस्ट लाइट लगाई, टेस्ट लाइट जा रही थी बैटरी पॉजिटिव को,
और मैं देख रहा था कि कब ECM अपने उस सीक्वेंस में, ये जो इसे सीक्वेंस कह रहा है, मैंने फेज 1 वाली कॉइल पे A वाली पिन पे टेस्ट लाइट लगाई और मैंने देखा कि जब की ऑन करते हैं सबसे पहले वो इस कॉइल को ग्राउंड करेगा। तो उसके साथ साथ मेरी जो टेस्ट लाइट है, ये मेरी टेस्ट लाइट है, ये पावर को जा रही है। मैंने सोचा कि ये इससे भी उसी टाइम ग्राउंड कर देगा और ये जल पड़ेगी, पर ECM ने ग्राउंड नहीं किया, ना मेरी टेस्ट लाइट चली, जो कि थी मेरी सेकंड अप्रोच कि ECM मेरा सर्किट ग्राउंड नहीं कर रहा। तो मैंने कस्टमर को कहा, भाई सर ये जो मेरा यहाँ पे मैंने दिखाना भूल गया, ये कनेक्टर ECM का, ये जो तार है एक, ये दोनों 2 तारें थी और इसके पीछे 2 तारें थी, वो 2 तारें, 4 तारें हमारी टोटल ECM कंट्रोल वायर्स थी, कंट्रोल वायर्स। तो मैंने देखा कि भाई चारों पे, यहाँ पे मैंने टेस्ट लाइट लगाई थी, फिर से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, यहाँ पे मैंने एक बैक प्रोब पिन लगाई, ये मेरी पिन है, यहाँ पे मैंने टेस्ट लाइट ली, टेस्ट लाइट जा रही थी मेरी बैटरी पॉजिटिव को, ठीक है जी। और जब मैं सोच रहा था कि ECM IAC सर्किट को ग्राउंड करेगा, मेरी टेस्ट लाइट भी करेगा, पर उसने कुछ ग्राउंड नहीं किया। तो जानिए, कहने का मतलब ये था कि ECM ग्राउंड नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो एक तो बहुत बड़ा कारण उसका ये हो सकता है कि जो ECM के अपने ग्राउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो काली तार है एक, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी काली तार है, ये ग्राउंड है, ECM का ग्राउंड है। 2-3 और काली तारें भी थी, वो भी ECM के ग्राउंड थी। अगर ECM के पास ग्राउंड नहीं है, मानिए ये ECM है, इसका ये ग्राउंड अगर ये यहां से टूट जाए, तो अगर ECM के पास ही ग्राउंड नहीं है तो ट्रांजिस्टर के पास ग्राउंड कैसे आएगा? होएगा क्या? मानिए कि ये ECM है हमारा, ये तारें आ रही हैं, बहुत सारी तारें आ रही हैं, ECM इन तारों को यहाँ पे ग्राउंड दे रहा है सर्किट को अपने ट्रांजिस्टर के साथ। वो जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये जो ट्रांजिस्टर वाला ग्राउंड होता है, ये घूम के ECM के मेन ग्राउंड से कनेक्ट होया होता है। अगर ECM के पास ग्राउंड होगा तभी वो अपने सर्किट को ग्राउंड दे सकता है। अगर ये तार यहाँ से टूट जाए, ECM के पास खुद ग्राउंड नहीं है, तो वो कहाँ सर्किट को ग्राउंड देगा? तो मैंने कहा कि यार क्या पता ECM का अपना ग्राउंड ही खराब हो, जिसकी वजह से वो सर्किट को ग्राउंड नहीं कर रहा, ये हो सकता है। तो मैंने क्विकली अपनी टेस्ट लाइट बैटरी पॉजिटिव वाली, जो मैंने बैटरी पॉजिटिव पे लगाई थी, वो मैंने यहाँ पे लगाई और वो जल पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड था। सो कहने का मतलब है हमारे ECM के पास ग्राउंड था, मेरी टेस्ट लाइट चल पड़ी और ग्राउंड वाला भी मेरा जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। ये उसकी दूसरी डायग्राम है, ये भी दोनों डायग्राम इसकी हैं। तो यहाँ पे हमारा ECM था, ECM का कनेक्टर था, क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा ECM का कनेक्टर था, ये मेन प्लग था और यहाँ पे हमारा IAC वाल्व था। सो भाई मैंने टेस्ट लाइट भी लगा ली, मैंने सारी वायरिंग की, रेजिस्टेंस टेस्ट भी कर लिया, वो भी सब ठीक है, IAC वाल्व भी नया है, बस कंप्यूटर सर्किट को ग्राउंड नहीं कर रहा। तो मेरे दिमाग में ये पक्का हो गया कि यार ECM ग्राउंड नहीं कर रहा। ऊपर से ये है भी आफ्टर मार्केट ECM, पिछले 10 साल से वो उसी गाड़ी में था, क्योंकि 2000 मॉडल की गाड़ी है वो। तो मैंने कहा कि बहुत चांसेस हैं कि ECM इस गाड़ी का खराब हो चुका है। मैंने कस्टमर को फिर से कहा, तो जब 2 टेस्ट मैंने कर दिए, सेम उसका रिजल्ट आया, तो कस्टमर समझ गया कि हाँ यार मुझे लगता है कि ECM ही खराब है, अब उसे ECM भेजना पड़ेगा रिपेयर होने के लिए, कि ट्रांजिस्टर उसका खराब है। तो ये कहने के बाद, क्योंकि सारा कुछ मैं कस्टमर के घर के बाहर कर रहा था, जितनी भी ये डायग्नोसिस है जो मैं कर रहा था, रेजिस्टेंस टेस्ट, सोलिनॉइड टेस्ट, ये सारा कुछ मैंने कस्टमर के घर के बाहर, उसके जो घर के बाहर जो थोड़ी सी जगह होती है वहां पे कर रहा था, वर्कशॉप में नहीं कर रहा था। सो जो मेरा कभी कभार काम होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं वर्कशॉप में तो ऐसे होता है कि बस मैकेनिक ही होते हैं सारे, आप अपने ध्यान में लगे होते हो। कस्टमर के सामने आप जब उसके घर पे लगे होते हो काम करने, वो कस्टमर आपको 100 सवाल पूछता है, 100 बार देखता है आप कौन सी तार को कैसे चेक कर रहे हो, छील रहे हो, बहुत कुछ वो एनालाइज करता है ना। तो कस्टमर ने देखा, उसको मैं साथ साथ में समझाता भी गया कि यार ये ग्राउंड नहीं कर रहा, ये पावर आ रही है, ये चेक कर दिया, IAC वाल्व बिल्कुल नया है, वायरिंग मैंने चेक कर ली है। 3 चीजें होती हैं किसी भी सर्किट में, जो मेन कंपोनेंट होता है, जो हिस्सा होता है, सेंसर वगैरह कुछ भी हो, वायरिंग और ECM। मैंने क्या देखते रहा, कंपोनेंट IAC वाल्व ठीक है, वायरिंग ठीक है, ECM ग्राउंड नहीं कर रहा, ना वो IAC वाल्व को कर रहा है, ना वो मेरी टेस्ट लाइट को ग्राउंड कर रहा है। अब अगर ECM ग्राउंड नहीं कर रहा और ECM का भी ग्राउंड बिल्कुल ठीक है, तो कुछ बचता नहीं है मेरे पास।
जो मैं कहूँ कि ECM फॉल्टी नहीं है। तो मैंने उसे कह दिया कि ECM फॉल्टी है। तो उसके बाद क्या हुआ, ECM फॉल्टी कहा मैंने उसे, मैंने कस्टमर से पैसे लिए और मैं घर आ गया। मैंने गाड़ी डायग्नोस कर ली, मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि यार अगर मैंने ECM, क्योंकि ECM वो कस्टमर ने पता करवाया, जब मैं डायग्नोस कर रहा था उसने पूछा ECM कितने का, वो $3500 का ECM था, लगभग 1.5-2 लाख का ECM था वो। तो कस्टमर ने कहा कि ये वाला ECM था, देखिए आफ्टर, ये लिखा है एपेक्स सी, सो एपेक्स आई, ये एपेक्स पावरफुल कंप्यूटर यूनिट, ये आफ्टर मार्केट ट्यून्ड कंप्यूटर था ये। सो ये बहुत महंगा कंप्यूटर था। तो कस्टमर कह रहा है कि यार $3500 लगने हैं मेरे। सो कोशिश करिएगा, मुझे कह रहा था कस्टमर की मेक श्योर करो, पक्का कर दो कि ECM ही खराब है। अगर मैंने कल 3500 लगा दिया ECM पे और ECM नया डालने के बाद भी ना चला ये सर्किट, तो वो $3500 कस्टमर की जेब से उड़ जाने हैं, 1.5 लाख उड़ जाना है। और फिर उसने मेरा नाम खराब करना है कि इस इंसान ने मिस डायग्नोज किया। वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती रही रात को। मैंने कहा यार ECM कोई और टेस्ट हो सकता है जो मैं कर दूं और कंफर्म कर लूं दोबारा कि ECM ही फॉल्टी है। तो मैंने सुब्रू का मैनुअल है, जो वर्कशॉप मैनुअल है, मैंने वो खोला और वर्कशॉप मैनुअल में कहीं पे छोटे छोटे अक्षरों में ये बताया गया था, उसके ऊपर लिखा था IAC वाल्व इनिशियलाइजेशन। सो IAC वाल्व को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अगर IAC वाल्व आप कभी बदलते हो तो उसे इनिशियलाइज कैसे करें, मुझे वो इंफॉर्मेशन मिली थोड़ी सी। उसमें लिखा था कि 3 सेकंड की ऑन करो, फिर 3 सेकंड की ऑफ करो, फिर ड्राइवर साइड डोर खोलो, उसे बंद करो, फिर की ऑन करो, की ऑफ करो। 5 स्टेप का प्रोसीजर था। ये हर एक IAC वाल्व पे नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, ये सुब्रू वाले ने खुद का बनाया हुआ था, उसके अपने ECM के लिए था, उस सर्किट के लिए था। तो ये मैंने कस्टमर को फोटो भेज दी। मैंने कहा यार ये मुझे प्रोसीजर मिला है, ये एक बार ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मैं कल कोई और चीज आके ट्राई करूंगा एक बार कंफर्म करने के लिए कि वो जो मैंने डायग्नोज किया है वो सही किया है कि नहीं। कस्टमर ने ये स्टेप फॉलो किए और IAC वाल्व चल पड़ा। यानी कि IAC वाल्व को बस एक इनिशियलाइजेशन ही चाहिए थी चलने के लिए, ECM खराब नहीं था। और जैसे ही उसने इनिशियलाइज किया, वो कंप्यूटर सर्किट को ग्राउंड करना उसने शुरू कर दिया। जो कंप्यूटर के अंदर लॉजिक लगा होता है उसने तब तक उसे ग्राउंड करना शुरू नहीं किया जब तक हमने उसे IAC वाल्व को इनिशियलाइज नहीं किया। जितनी बार मैंने पहले IAC वाल्व किए हैं, मेरे पास स्कैन टूल का ऑप्शन होता था, मैं स्कैन टूल से इनिशियलाइज कर देता था। मैंने सोचा कि 2000 मॉडल की गाड़ी है, स्कैन टूल इस पर कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं लगता इसमें इनिशियलाइजेशन होगी। तो ये चीज़ तो मैंने पहले ही अपने दिमाग में बैठा ली थी कि ये चीज़ तो होने नहीं वाली। मुझे ये चेक करना है कि ECM ग्राउंड क्यों नहीं कर रहा उस सर्किट को। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अब घर पे आके मैंने चेक किया, रिसर्च किया, इंफॉर्मेशन के लिए ढूंढा और मुझे वो इंफॉर्मेशन मिली कि इनिशियलाइजेशन करनी है उसकी। मैंने उसे भेजी और वो चल पड़ा। अगर मैं इनिशियलाइजेशन वगैरह ना ढूंढता, ना मिलता, तो हमने वो $3500 का ECM डाल देना था और वो गाड़ी फिर भी नहीं चलनी थी। वो IAC वाल्व का इशू फिर भी क्लियर नहीं होना था और मेरी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जानी थी। उसने हर जगह यही कहना था कि इस वाले मैकेनिक को, टेक्नीशियन को मत बुलाओ, इसे कुछ नहीं आता, इसने मेरा $3500 खराब कर दिया। और $3500 सच माने बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे 3500 बहुत बड़ी रकम होती है, महीने की तनख्वाह होती है ये। तो कोई नहीं चाहेगा मिस डायग्नोज करना इतनी बड़ी रकम को। और उसके बाद उसका फ़ोन आया कि यार IAC वाल्व चल पड़ा है और वो बहुत ही खुश था। वो कह रहा था कि मैं हर जगह सभी लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल का इशू है, डायग्नोज का इशू है, तो इन भाई साहब को बुलाएं क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। सो आप समझ सकते हो कि ECM कितनी छोटी सी भूल से हम मिस डायग्नोज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ECM कैसे हम चेक करें कि कैसे खराब है। ECM चेक करने के 3 रास्ते होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। कभी भी आप ECM चेक कर रहे हैं
आपने तीन चीजें चेक करनी है। आपने बाकी सारा सर्किट, मानिए देखो जब हम ईसीएम टेस्ट करते हैं मतलब कि जो सर्किट खराब हुआ है आपने वो टेस्ट कर चुके हैं, आप वो सर्किट आपने सारा टेस्ट कर लिया, अब आप ईसीएम पे आ गए हैं। ईसीएम चेक करने के लिए बस तीन चीजें मैं चेक करता हूं। जब मैंने जैसे कि आईएसी वाल्व का सर्किट चेक कर लिया है, मुझे लगा ईसीएम खराब है, मैंने ईसीएम की चेक करनी है पावर सप्लाईज कि कितनी पावर्स आ रही हैं, अर्थ या ग्राउंड, कितनी ग्राउंड तारें आ रही हैं, और कम्युनिकेशन, जो कैन वायर्स होती हैं हमारी कम्युनिकेशन की तारें होती हैं, जितनी भी पावर सप्लाईज है मैं वो चेक करूंगा कि कितनी तारों पे पावर आ रही है और वहां पे पावर आ भी रही है कि नहीं। दूसरी चीज चेक करूंगा कि मैं अर्थ आ रही है कि नहीं, हर एक तार पे ग्राउंड आ रहा है जहां जहां पे होना चाहिए। तीसरी चीज में कम्युनिकेशन कैसे चेक करते हैं, कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करें, मल्टीमीटर यूज करें, कैन तारों को कैन वायर्स पे आपको 2.5 2.4 2.3 आपको वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये वोल्टेज मिलती है कैन उसकी तारों कनेक्टर पे, मतलब कि वहां पे कोई ना कोई कम्युनिकेशन चल रही है। ज्यादातर हम लैब स्कोप यूज करते हैं पर आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वाली ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि यू कोड, नो कम्युनिकेशन वाले कोड, नो कम्युनिकेशन टू ईसीएम, नो कम्युनिकेशन टू बीसीएम, ये कैसे डायग्नोज करते हैं। तो कभी भी किसी ईसीएम को, ईसीयू को आपने चेक करना है तो उसके पावर्स, उसके ग्राउंड्स, उसकी कम्युनिकेशन चेक करें। अगर वो सारा कुछ ठीक है, बाकी सर्किट आप बाकी चेक कर चुके हो, पीछे ईसीएम के अलावा कुछ नहीं बचता, जैसे कि मैंने किया था। पर फिर भी मैंने वो सारा कुछ चेक किया और फिर भी ईसीएम का फॉल्ट नहीं था, क्योंकि इनिशियलाइजेशन करनी जरूरी थी। तो कभी भी कोई काम करें, कभी भी किसी नतीजे पे पहुंचे, ये चीज खुद से पूछें कि क्या कोई और चीज भी हो सकती है जिसकी वजह से ये सर्किट नहीं चल रहा, कि ये ही अंत है। मैं सोचता रहा उस चीज के बारे में और मुझे हल मिल गया और कस्टमर का पैसा बच गया। और मैं यकीन मानिए कि वो कस्टमर अब जब भी बुलाएगा मुझे बुलाएगा। सो बहुत ही छोटे छोटे आपके डिसीजंस, जो डायग्नोस्टिक्स करते हुए आपके छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, उनके ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड होता है। थोड़ी सी चूक से सारा नुकसान हो सकता है, मिस डायग्नोस हो सकता है। सो होपफुली कि आपको ये चीजें समझ आई हो। एक चीज मैंने आपको बतानी भूल गया, आईएसी वाल्व को आप लाइव डाटा में भी चेक कर सकते हो। कभी भी आप लाइव डाटा में जाएंगे, लाइव डाटा में, तो आईएसी का लाइव डाटा आपको अगर स्टेपर टाइप है, काउंट से लिखा होगा, COUNTX, वो काउंट करता है ईसीएम की वो कितना बाहर है कितना अंदर। सो आईएसी काउंट करेगा। अगर आप लाइव डाटा ऑन करें, मानिए कि ये हमारा आरपीएम है, इंजन का आरपीएम, ये आईएसी वाल्व का डाटा है। मैंने उसका ग्राफ खोल लिया, स्कैन टूल पे जाते हैं आप, लाइव डाटा जाते हैं, वहां पे आप उसका ग्राफ देख सकते हैं। मानिए गाड़ी चल रही है हमारी 700 आरपीएम पे, ये 700 है, 700 आरपीएम पे गाड़ी चल रही है और एकदम एकदम हमारा आरपीएम गिरता है, एकदम हमारा आरपीएम गिरता है। तभी जो आपका आईएसी वाल्व होगा, मानिए ये 0 काउंट है, जब भी आपका आरपीएम एकदम गिरेगा, आपका आईएसी का वेवफॉर्म, वो ग्राफ ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर से खोलना शुरू कर देगा। जब आरपीएम गिरा, मानिए कि आप, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, मानिए आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, आगे लाइट्स आ गई, लाइट पे अब आपका गाड़ी चल रहा था पहले 2000 आरपीएम के गाड़ी चल रहा था, 2000 आरपीएम पे, आगे एकदम लाइट आ गई है ना, आपने गाड़ी रोकनी है, वो 2000 आरपीएम पे चलता चलता अब एकदम 700 पे आ गया। अब एकदम थ्रॉटल बंद होगी तो कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए, क्योंकि अब उतना एयर फ्लो नहीं है, फ्यूल अभी गया है उतना, पर एयर फ्लो अभी आ नहीं रहा, गाड़ी चलती रह नहीं सकती, उसने बंद हो जाना है ना, अगर मिक्सचर में ऊपर नीचे हो गया। तो अब थ्रॉटल आपने बंद कर दी, इलेक्ट्रिक थ्रॉटल ये है नहीं, ये केबल वाली थ्रॉटल है, आपने थ्रॉटल बंद कर दी, वो एकदम जो हवा आ रही थी वो बंद होगी। तो तभी कंप्यूटर ने उस आईएसी वाल्व को, जो 0 काउंट पे जो बंद हुआ था बिल्कुल, उसने एकदम ही खुल जाना है, ताकि वो जो हवा है वो बाईपास, आईएसी की तरफ से बाईपास होके अंदर आ सके और गाड़ी बंद ना हो। ये आप लाइव डाटा में भी जाके देख सकते हो। और दूसरी एक चीज ध्यान में, जो दोनों चीजें ध्यान रखिए, मानिए कई बार हमारे पास वैक्यूम लीक होता है। अगर हमारे पास गाड़ी में वैक्यूम लीक है,
आप लाइव डाटा में जाते हैं और देखते हैं कि आईएसी वाल्व जीरो काउंट पे है। आप गाड़ी को चलाते भी हैं, कुछ भी करते हैं, वो जीरो काउंट पे ही है। जीरो काउंट का मतलब होता है कि बंद, कंप्लीट, कोई एयर फ्लो नहीं आईएसी की वाल्व की तरफ से। जब वैक्यूम लीक होता है तो आरपीएम बढ़ जाता है। आरपीएम मैक्सिमम टाइम जब वैक्यूम लीक होता है आरपीएम बढ़ जाता है। वो डिपेंड करता है कि ये मैप इंजन है या मैस एयर फ्लो सेंसर का इंजन है। आरपीएम बढ़ जाता है, कंप्यूटर को लगता है कि यार इतना आरपीएम आइडल पे होना ही नहीं चाहिए, ये कैसे है ना। तो कंप्यूटर क्या करेगा, आईएसी को बंद करने की कोशिश करेगा कि कहीं आईएसी की तरफ से तो नहीं हवा आ रही। तो कंप्यूटर उसे बंद करेगा। वो आपको लाइव डाटा में दिख जाएगा जीरो काउंट्स कि कंप्यूटर को पता है, ईसीएम को पता है कि आरपीएम बहुत हाई है। उसको ठीक करने के लिए ईसीएम ने आईएसी बंद भी कर दिया कि कोई हवा ना आए, फिर भी आरपीएम नीचे नहीं आ रहा। अगर आप ये चीज देखते हो आप समझ जाइए कि कहीं और से हवा आ रही है, वो है हमारा वैक्यूम लीक। ठीक है, कि कभी आपके पास वैक्यूम लीक का इशू आता है, लीन कोड्स का इशू आता है, तो आप आईएसी वाल्व को देख सकते हो कि कंप्यूटर आईएसी वाल्व को लेकर क्या कर रहा है। लाइव डाटा मैं आपको फिर बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही जरूरी है लाइव डाटा, है ना, देखना। बहुत चीजें आपको लाइव डाटा में देखने को मिल जाती हैं और बहुत से इशू आप डायग्नोस कर सकते हो लाइव डाटा को देखते हुए। मेरी इस गाड़ी में मेरे पास कैन टूल का ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज लाइव डाटा से ही सारा कुछ कंफर्म हो जाना था। तो एक तो होगी ये चीज। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने लगा था पर मैं भूल गया इस चीज को बताते बताते। वैक्यूम लीक, ईसीएम उसे बंद करने की कोशिश करता है ताकि वो पूरी तरह सील कर दे और कोई हवा ना निकल सके। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताना था, अब मुझे याद नहीं आएगा। मैं सच बताऊं, जितना मर्जी मैं जोर लगा लूँ वो मुझे याद ही नहीं आएगा। पर ये चीज़ मेरी मेन थी जो मैं बताना चाहता था कि आरपीएम और आईएसी वाल्व को आप देखते हुए चेक कर सकते हैं कि आईएसी कैसे काम कर रहा है। याद आ गई जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी। एक बार मुझे एक शॉप ने बुलाया था, उसके पास सुजुकी की गाड़ी थी। सुजुकी की गाड़ी में इशू आ रहा था कि गाड़ी को स्टार्ट करो और वो स्टार्ट रहती नहीं थी, वो 2 सेकंड में बंद हो जाती थी, आरपीएम स्टेबल नहीं था। उसने सारी की सारी कॉइल्स डाल दी, वो फिर भी मिसफायर नहीं गया। वो उसे लग रहा था कि मिसफायर हो रहा है, तो उसने मुझे बुलाया, मैं गया। मुझे 5 सेकंड लगे होंगे। मैंने क्या किया, मैंने एक पाना लिया, स्पैनर लिया और आईएसी वाल्व पे एक बार हिट किया, क्योंकि वो आईएसी वाल्व जाम हुआ था। मैंने हिट किया, आईएसी वाल्व खुल पड़ा और वो गाड़ी बिल्कुल सही होगी। तो मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा तेरा आईएसी वाल्व जाम हो रहा है, क्या उसमें शायद उसमें कार्बन जमी हो, तो उसे बदल दे, बाकी गाड़ी ठीक है। सो जब भी काम करें जल्दी में नतीजे पे मत पहुंचे कि यार जल्दी जल्दी इग्निशन कॉइल डाल दो, प्लग डाल दो, इंजेक्टर डाल दो, इसकी वजह से ही है। देखें कि कौन कौन सा सिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट उस इंजन में लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो इशू आ सकता है, और फिर उसे काटते जाए कि ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अब ये इशू लग रहा है मुझे। ये फंडा अगर आप यूज करेंगे, कभी भी गलत डायग्नोज नहीं करेंगे, कस्टमर का पैसा बचेगा और कस्टमर आपको पे करने के वक्त आपके साथ खिचखिच नहीं करेगा, क्योंकि उसका आपने पैसा बचाया। और यही आपका अप्रोच होना चाहिए गाड़ी को लेकर जब आप डायग्नोज करते हो गाड़ी को। तो फ्रेंड्स, होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना, कि आईएसी वाल्व कैसे टेस्ट करते हैं हम, ईसीएम कैसे हम चेक करते हैं कि अगर खराब हो, कैसे हमें डायग्नोज करना चाहिए किसी इशू को, और कैसे छोटी छोटी गलतियों के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज तो है मेरा जन्मदिन, 15 नवंबर मेरा जन्मदिन होता है, और मेरा दिल था आज, मेरा मन था कि आप लोगों के लिए आज वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जन्मदिन वाले दिन परिवार के साथ ही जन्मदिन होते हैं, और आप ही मेरा बहुत बहुत बड़ा परिवार है। तो मैंने कहा कि आज वीडियो बनानी है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की वीडियो, है ना, मेरे जन्मदिन के अवसर पर, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स जरूर कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आई है। कहीं पे आपको कोई इशू लगता है तो इलेक्ट्रिक वाली वीडियो फिर देखिएगा। कुछ चीज़ें मैं मिस कर गया हूँगा शायद, क्योंकि जब मैं इतना कुछ बोलता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो कहीं पे काटता नहीं हूँ। अगर 1 घंटे की वीडियो मैं लगातार 1 घंटा बोलता हूँ, वीडियो कहीं पे काटता नहीं हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि काट दिया फिर मैंने फिर से शुरू कर दी कि मैं कहीं पे कुछ भूल गया या ना। मेरा फंडा सेम है, एक बार वीडियो चल पड़ी तो वीडियो चल पड़ी, सीधे का सीधा आपको पढ़ाऊंगा, कुछ उसमें आगे पीछे कुछ नहीं है। तो
बस मैं फिर भूल गया कि फिर भूल गया मैं क्या कह रहा था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि हम ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते रहें, मुझे हौसला मिलता रहे आपके आपके आपकी तरफ से। तो हम मिलेंगे फ्रेंड्स अगली बार।